वेलकम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन अर्थात किसी भी कोशिका की केंद्रक में जो एक जाल जैसा नजर आता है वो है हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन। यह वास्तव में विभिन्न गुणसूत्र होते हैं जो एक इंटरफेज वाले केंद्रक में जालिका स्वरूप नेटवर्क के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके बारे में हमने जिक्र किया था पूर्व में अपने न्यूक्लियस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में। क्रोमैटिन, क्रोमा जो कलर ले, और टिन वर्ड आ रहा है यहाँ पे प्रोटीन से। तो किसी भी केंद्रक में जो धागे जैसी संरचनाएं नजर आती हैं जब हम उसको एसिटोकार्मीन या फ्यूस्चिन आदि किसी स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड या डीएनए स्पेसिफिक स्टेन से अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं, तो वो जो धागे जैसी संरचनाएं नजर आती हैं वो हैं हमारे गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, जो एक क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में किसी इंटरफेज न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। क्रोमैटिन इसलिए क्योंकि they are the colored bodies chroma and they are associated with proteins. So वास्तव में जो क्रोमैटिन है it is a nucleoprotein complex of chromosomes. इसमें जब हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस में उपस्थित यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में उपस्थित संरचना की बात कर रहे हैं, तो उसमें डीएनए है और उससे एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं और यह स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमैटिन। ये जो प्रोटीन्स हैं ये वास्तव में हमारा जो गुणसूत्र है, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको कॉम्पैक्ट करने का काम करते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि हमने जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल धागे जैसी संरचना है और किसी भी कोशिका में उसकी जो भूमिका है वो बहुत अहम है, प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन्स में भी उस सब इंफॉर्मेशन को कैरी ओवर करने के लिए। तो इतने लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स किसी भी केंद्रक में कैसे समाहित रह सकते हैं? उनको उस छोटे से केंद्रक में समाहित रखने के लिए उनका कॉम्पैक्शन, उनका प्रॉपर फॉर्म में उनको रखना आवश्यक है और इस कार्य में सहायता प्रदान करते हैं हमारे विशेष प्रकार के प्रोटीन्स यानी हिस्टोन्स। हिस्टोन्स वास्तव में एक बेसिक प्रोटीन्स की पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स का ग्रुप है और दे आर बेसिक बिकॉज दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। मुख्यतः 5 प्रकार के हिस्टोन्स पाए जाते हैं: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और हमें पता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वह नेगेटिवली चार्ज होता है उस पे उपस्थित फॉस्फेट ग्रुप्स के कारण। तो उन नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप से एसोसिएट हो जाते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स और इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि डीएनए के ही न्यूक्लियस में रहने की जगह कम है और हम उसका कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अलोंग विद सम प्रोटीन्स। यह इसलिए आवश्यक है ताकि डीएनए एक तरह से ये मान लीजिए कि एक धागे जैसी संरचना है तो वो उलझे नहीं, वो एक सुनिश्चित तरीके से कॉम्पैक्शन हो उसका, ताकि एज एंड व्हेन नीडेड से मेरा मतलब है इतने लंबे डीएनए में जब जिस अंश का ट्रांसक्रिप्शन होना है, जब जिस अंश को एक्टिव होना है, तो वह उपलब्ध रहे। तो इसके लिए उस प्रॉपर कॉम्पैक्शन के लिए सम framework is required which is provided by these
हिस्टोन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको कॉम्पैक्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस के द्वारा, ताकि यह डीएनए प्रॉपर रूप से फोल्ड हो सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस फॉस्फेट ग्रुप और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हिस्टोन्स के मध्य। किसी भी केंद्रक में जब हम उसको अभिरंजित करते हैं तो दो प्रकार के क्रोमैटिन नेटवर्क के पार्ट्स नजर आते हैं। एक जो बहुत डार्क स्टेनिंग है, दैट इज द हीट्रोक्रोमैटिन, और एक यूक्रोमैटिन जो बहुत डार्क स्टेनिंग नहीं होता। इसका डार्क स्टेनिंग होने और नहीं होने का कारण है कि जो हीट्रोक्रोमैटिन है वह अपनी सेल साइकिल में हमेशा कंडेंस्ड अवस्था में रहता है, वह खुलता नहीं है, जबकि यूक्रोमैटिन के अंश इंटरफेज अवस्था में डीकंडेंस्ड रूप में रहते हैं ताकि उन पे ट्रांसक्रिप्शन आदि संभव हो सके। जो हीट्रोक्रोमैटिन है ये मुख्यतः केंद्रक के पेरिफेरी पार्ट में पाया जाता है। ये रिपीटेटिव जो अपने सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए की, जिनके बहुत सारी कॉपीज पाई जाती है, जंक डीएनए, जिसका कोई एकदम नोन कार्य नहीं है आज की तारीख पे या हमें नहीं ज्ञात है, उस अंश को बनाते हैं, सेंट्रोमियर्स जैसी संरचनाओं को बनाते हैं या टीलोमियर्स में को बनाते हैं। इस प्रकार का क्रोमैटिन नेटवर्क कहलाता है हीट्रोक्रोमैटिन। और जो यूक्रोमैटिन है जो इंटरफेज अवस्था में डीकंडेंस्ड रूप में रहता है, किसी भी केंद्रक के आंतरिक भाग में, न्यूक्लियोप्लाज्म के आंतरिक भाग में पाया जाता है, नॉट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वह कहलाता है यूक्रोमैटिन। अब हीट्रोक्रोमैटिन भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हीट्रोक्रोमैटिन के ही रूप में पाए जाते हैं, इसमें जीन्स नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, इसलिए उनके ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, दे कैन रिमेन इन द कंडेंस्ड फॉर्म, एंड ये बने होते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के जो सेंट्रोमियर्स और टीलोमियर्स में पाई जाते हैं, तो दे आर द कंस्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमैटिन। जबकि फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमैटिन का तात्पर्य है कि जब कोशिका को आवश्यकता है तब वो डीकंडेंस फॉर्म में हो जाएंगे, और जब उनकी आवश्यकता नहीं है किसी भी सेल के डेवलपमेंट के, किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के पर्टिकुलर फेज में, तो वो हीट्रोक्रोमैटिन का रूप ले लेंगे। बेसिकली देखा जाए तो यह जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का एक तरीका है, क्योंकि जब तक वो कंडेंस्ड अवस्था में होगा वो उस पर ट्रांसक्रिप्शन संभव नहीं है। तो व्हेन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, उसका डिकंडेंस्ड हो जाता है, वो फंक्शनल हो जाता है, अदरवाइज इट रिमेन्स इन द हीट्रोक्रोमैटिन फॉर्म, दैट इज द फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमैटिन। अब अगर हम किसी क्रोमैटिन की जो एक सूत्र है, स्ट्रैंड है, उसकी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि एक मोतियों की माला जैसी संरचना नजर आती है। यह मोतियों की माला जैसी संरचना, इसके मुख्यतः दो कंपोनेंट्स हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल और एक अपने बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स। इनका अनुपात 1:1 होता है उनके मास के आधार पर। यह they are the basic fundamental units of chromatin and they are known as the nucleosome। तो किसी भी क्रोमैटिन नेटवर्क की इकाई संरचना है एक न्यूक्लियोसोम, और ये विभिन्न न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, यानी डीएनए का ये एक सतत स्ट्रैंड है जो इन बीड्स पे लिपटा हुआ है
और अगली बीट तक जाने के लिए भी ये डीएनए का स्टैंड है, जिसको हम लिंकर रीजन कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यह न्यूक्लियोसोम अगले न्यूक्लियोसोम से लिंकर रीजन के द्वारा जुड़ा होता है, और एक न्यूक्लियोसोम अलोंग विद द लिंकर रीजन जिस संरचना का निर्माण करता है उसको हम कहते हैं क्रोमैटोसोम। सो क्रोमैटोसोम का मतलब है एक कोर पार्टिकल along with its DNA molecule, DNA strand, and the linker region, that is the internucleosomal region, that comprises the chromatosom। और इस प्रकार से यह एक स्ट्रिंग पर मोतियों जैसे प्रतीत होते हैं किसी भी क्रोमैटिन में। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, जिसको हम बीट जैसे स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये वास्तव में बनते कैसे हैं? हमने अभी बात करी कि यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स के एक कॉम्प्लेक्स होता है। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करी, उनमें से 4 प्रकार के, दैट इज H2A, H2B, H3 और H4। इन चारों प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स के दो मॉलिक्यूल यानी टोटल 8 मॉलिक्यूल, ऑक्टामर, वो एक संरचना का, एक कोर पार्टिकल का निर्माण करते हैं, जिसको हम न्यू बॉडी भी कहते हैं। यह आपसी इंटरेक्शन से हिस्टोन जिस कोर पार्टिकल का निर्माण करते हैं उसके ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड लिपटा रहता है, कॉइल्ड रहता है, और एक ऑक्टामर पे, एक न्यू बॉडी पे अप्रोक्सीमेटली 1.7 डीएनए स्ट्रैंड जुड़ा रहता है, जिसमें तकरीबन 1.7 बार जुड़ा रहता है। 2 चक्र पूरे नहीं होते हैं, करीब 2.25 चक्र पूरे होते हैं, और ये 2.25 चक्र या 1.7 जो कॉइल्स बनती हैं, ये 146 बेस पेयर्स की बनती हैं डीएनए की। क्योंकि मूल रूप से हमें ध्यान रखना है कि डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड molecule, it is the polynucleotide entity, and 146 base pairs of this DNA, it coils around this core particle जो 2 बार से कम लपेटे 1.7 coils पूरा करता है, और उसके बाद करीब 20 आपके बेस पेयर्स का यह एक लिंकर रीजन हो जाता है। जो हमारा 5वां प्रोटीन बचा है, बेसिक प्रोटीन, वो इस लिंकर डीएनए से एसोसिएट होता है और आगे फर्दर कॉम्पैक्शन में मदद करता है, जिसका हम जिक्र भी करेंगे। तो इस प्रकार से यह 166 बेस पेयर्स along with these 8 histone molecules, they form the chromatosome। और इस प्रकार से जो हमारा डीएनए 20 to 22 आर्मस्ट्रॉन्ग का डायमीटर वाला था, वो कॉम्पैक्ट होकर के 10 नैनोमीटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस प्रकार से यह न्यूक्लियोसोम की संरचना है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसोम्स, इसका फर्दर कॉम्पैक्शन, दैट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ chromatin compaction, primary level formation of nucleosome, the basic particle of chromatin, secondary level of this compaction वो है हमारा सोलेनॉइड फॉर्मेशन। इसके 2 मॉडल्स हैं। एक मॉडल कहता है कि यह जो बीड ऑन स्ट्रिंग है, यह एक सोलेनॉइड के रूप में होती है, इसका फर्दर कॉम्पैक्शन। यह मत दिया गया था कि जो आपका ये क्रोमैटिन नेटवर्क बना, बीड ऑन स्ट्रिंग बना,
यह एक कॉइल के रूप में, एक हेलिकल कॉइल के रूप में अरेंज हो जाता है और उस कॉइल के प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक हेलिक्स में देयर आर 6 न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स और ये लिंकर डीएनए पे जो हिस्टोन 1 H1 जुड़ता है उसकी सहायता से यह एक इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें ये विभिन्न न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक, यानी एक पॉइंट पे शुरू हुआ, दिस इज द वन स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस हेलिक्स, और सतत क्रम में ये न्यूक्लियोसोम्स एक हेलिक्स के रूप में जुड़े रहते हैं। जो लास्ट वाले 5 और 6 वाला किसी भी उसका हेलिक्स का न्यूक्लियोसोम एंटिटी है, वो आपस में पास वाले न्यूक्लियोसोम से इंटरैक्ट करते हैं, यानी एडजॉइनिंग कॉइल के। तो इस प्रकार से यह विभिन्न न्यूक्लियोसोम्स इस मॉडल के हिसाब से एक हेलिक्स के रूप में, जिसका एक ही स्टार्ट पॉइंट है और इनको एक साथ जोड़े रखने का काम कर रहे हैं ये H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड टेल्स एंड मॉडिफिकेशंस, मिथाइलेशन है, एसिटाइलेशन है एंड ऑल। दूसरा मत कहता है कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये फर्दर कॉम्पैक्शन के लिए एक सिंपल हेलिक्स के रूप में नहीं है, ये जिगजैग मॉडल के रूप में है। जिगजैग मॉडल का मतलब है कि एक न्यूक्लियोसोम ये है, उसके डायगोनली ऑपोजिट दूसरा न्यूक्लियोसोम आ गया और इसके बाद ये तीसरा आ गया, और इस प्रकार से हर ऑल्टरनेट न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है। वहाँ पे हमने देखा था, यानी सोलेनॉइड मॉडल में, कि पांचवा और छठा जो न्यूक्लियोसोम था किसी भी हेलिक्स का, वो इंटरैक्ट करता था ताकि वो अगली कॉइल का रूप ले ले। यहाँ पे हर ऑल्टरनेट न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है और ये न्यूक्लियोसोम अपने से दूर वाले न्यूक्लियोसोम से भी अपनी लॉन्ग टेल्स द्वारा, जो अमीनो एसिड के टेल्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके द्वारा ये इंटरैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से एक क्रिस क्रॉस, एक बहुत डिसिप्लिन फॉर्म में नहीं है। वहां पर ने देखा था हिस्टोन H1 अंदर की तरफ एक रिंग जैसी संरचना बना रहे थे, यहाँ पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे पार्ट से एक पार्ट पे आ रहे हैं, ये 1 2 से इंटरैक्ट कर रहा है, फिर 3 यहाँ आ गया, 1 और 3 का इंटरेक्शन ये हो गया, 3 के डायगोनली ऑपोजिट 4 ये आ गया, और इसी प्रकार से जो एक कॉम्पैक्ट संरचना बनती है, इसका भी डायमीटर 30 नैनोमीटर ही है, पर यह एक क्रिस क्रॉस, एक जिगजैग संरचना बनती है। इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या 2 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल कहते हैं ऑफ द सेकेंडरी क्रोमैटिन नेटवर्क। प्राइमरी क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम बीड ऑन स्ट्रिंग, सेकेंडरी सेकेंडरी क्रोमैटिन, इसको समझाने के 2 मॉडल्स, सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल, 1 स्टार्ट मॉडल एंड 2 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल। तो ये जो 30 नैनोमीटर तक कंडेंस हो गई हमारी जो क्रोमैटिन थ्रेड्स थे, क्रोमैटिन थ्रेड्स न्यूक्लियोसोम वाले प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अभी इसका फर्दर कॉम्पैक्शन और आवश्यक है। अब कैसे कॉम्पैक्शन होगा? अब कॉम्पैक्शन के लिए ये जो सेकेंडरी क्रोमैटिन बना है हमारा, उसका कॉइलिंग टर्चरी स्ट्रक्चर बनता है, उसमें आपस में इंटरैक्शंस होते हैं और वह फिर एक कॉइल बनाता है, और इस कॉइल को
सपोर्ट करते हैं विशिष्ट प्रकार के नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. दे मे बी द एसिडिक प्रोटीन्स, द हर्टोन्स. दे मे बी वेरियस मॉडिफाइड हिस्टोन्स. तो इस प्रकार से एक प्रोटीनेशियस स्कैफोल्ड का निर्माण होता है जिस पर यह कॉइल होता है अपना जो सोलेनॉइड 30 नैनोमीटर फाइबर प्राप्त हुआ है वो. और फर्दर कॉम्पैक्शन के लिए ये जो हमारा हमको एक स्ट्रैंड जैसा मिला, यह और इसकी सुपर कॉइलिंग होती है. तो दिस वे जो अपना क्रोमैटिन नेटवर्क है उसका स्टेप बाय स्टेप कॉम्पैक्शन होता जाता है फ्रॉम न्यूक्लियोसोम टू 30 नैनोमीटर फाइबर टू दिस coiling on proteinaceous scaffolds और फिर उसकी सुपर कॉइलिंग. और अल्टीमेटली यह जो सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है पूरे गुणसूत्र, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का. हमको ध्यान है कि एक गुणसूत्र में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है. तो यह जो एक डीएनए मॉलिक्यूल है ये कॉम्पैक्ट होता होता आफ्टर सुपर कॉइलिंग जो स्ट्रक्चर बनाता है वो हमको मेटाफेज क्रोमोसोम के रूप में नजर आता है जब कोई भी कोशिका विभाजित हो रही होती है. तो इस प्रकार से हमने देखा कि डीएनए की डबल हेलिक्स न्यूक्लियोसोम बनी, विभिन्न न्यूक्लियोसोम क्रोमैटोसोम्स बने. इन क्रोमैटोसोम्स ने सोलेनॉइड मॉडल या जिगजैग मॉडल के रूप में फर्दर कॉम्पैक्शन हुआ, 30 नैनोमीटर फाइबर बनी. 30 नैनोमीटर फाइबर्स की कॉइलिंग हुई जिससे 300 नैनोमीटर डायमीटर की बन गई हमारी फाइबर. और इसके बाद यह 300 नैनोमीटर की जो फाइबर बनी उसकी सुपर कॉइलिंग हुई और अल्टीमेटली ये कॉम्पैक्शन होते होते हमें मेटाफेज क्रोमोसोम प्राप्त हुआ जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1400 नैनोमीटर होता है. तो 2 नैनोमीटर का डीएनए स्ट्रैंड कॉम्पैक्ट होकर के 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बन के और हमारे केंद्रक में उपस्थित रहता है. और यह कॉम्पैक्शन is essential particularly at the time of cell division, क्योंकि हमें पता है कि सेल डिवीजन के समय में हमारे जो ये क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, यह पुत्री कोशिकाओं में जाते हैं. उस समय संपूर्ण डीएनए एंटिटी जानी है. और यह मेटाफेज क्रोमोसोम के जो दो पार्ट्स हैं, क्रोमैटिन जो जालिका है, डीएनए प्लस प्रोटीन, इसके जो कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर बना ये है क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम का प्रत्येक आर्म इट कंसिस्ट ऑफ 1 डीएनए मॉलिक्यूल क्योंकि इंटरफेज के दौरान इसका रेप्लिकेशन हो चुका है. तो दिस इज अ क्रोमैटिड या अर्ध गुणसूत्र. अब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, कॉम्पैक्टेड अवस्था में रहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बना के रहते हैं, चाहे यूक्रोमैटिन के रूप में ही हो. पर जब ट्रांसक्रिप्शन होना है उस समय इस डीएनए मॉलिक्यूल्स को इन हिस्टोन्स से स्वतंत्र होना है, सेपरेट होना है. दैट इज डन बाय द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ वेरियस हिस्टोन्स जैसे एडिशन ऑफ एसिटिल, मिथाइल या फॉस्फेट ग्रुप्स एंड ऑल. या ये हिस्टोन्स उस क्रोमैटिन के उस विशिष्ट क्रम से, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से अलग हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं. तो इसलिए क्रोमैटिन नेटवर्क इज बेसिकली अ वेरी डायनेमिक स्ट्रक्चर जिसमें जिस भी पार्ट का, अंश का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है या जब संपूर्ण डीएनए में जब रेप्लिकेशन हो रहा है अपने इंटरफेज में जो जी फेज है उसमें सेल साइकिल की,
उस समय वह इन हिस्टोन्स से अलग हो जाता है और बाकी समय इन हिस्टोन से एसोसिएट रह करके क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में या क्रोमोसोम्स के रूप में हमारे केंद्रक में उपस्थित रहता है. So this is all about the chromatin. Thank you.